नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं मैं ब्रेकिंग लेकर। जी हां, डीबी लाइव के इस ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है तेलंगाना से, उसकी चर्चा हम आज दिन भर कर रहे हैं। इससे पहले भी जब 12 बजे आपके सामने, 11 बजे, 12 नहीं बल्कि 11 सवा 11 बजे जब हम आए थे, तो उस समय भी तेलंगाना की बात, CWC की बैठक, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की बात कर रहे थे। और इस वक्त जब हम आए हैं तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में जो बातें आई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब ने अपने अपने विचार रखे। और मल्लिकार्जुन खड़गे फाइनली अपना भाषण देने आया और शुरुआती संबोधन जो है, खड़गे साहब ने जिन मुद्दों का जिक्र किया उस संबोधन में, वो बताने के लिए काफ़ी है कि कांग्रेस किस राह पर आगे बढ़ने वाली है। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों से, उनके विचारों से, उनके भाषण से समझ में आ रही हैं जो बातें वो अपने भाषण में कह रहे हैं। और उसके अलावा जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है, जांच एजेंसियों की बात की है, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात की है, ये सब यहाँ। और CWC की बैठक में देश की जो वर्तमान स्थिति है उस पर चिंता जाहिर की गई है। इंडिया गठबंधन पर भी विस्तार से बातचीत की गई है, चर्चा की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो अपनी बात रख रहे थे भाषण में, CWC की बैठक के आखिरी दिन, आखिरी पल जो बात कह रहे थे, उसमें वो कह रहे थे कि आज ऐतिहासिक दिन है। 1948 में आज ही के दिन हैदराबाद आज़ाद हुआ। आज ठीक जिस दिन वहाँ ये बैठक समाप्त हो रही है, 2 दिनों की बैठक हैदराबाद में, आज ही के दिन यानी 17 सितंबर 1948 को आज ही के दिन हैदराबाद आज़ाद हुआ था। और इसके लिए कांग्रेस ने लंबी लड़ाई लड़ी। नेहरू जी और सरदार पटेल ने हैदराबाद को मुक्त कराया। आज इस बैठक से ठोस संदेश का इंतजार देश कर रहा है। भविष्य की चुनौतियां संविधान को बचाने की हैं। SC, ST, OBC, महिलाओं, गरीबों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बचाने की चुनौती है। कांग्रेस ने अपने 138 सालों के गौरवशाली इतिहास में एक से बड़ी एक चुनौतियों पर विजय हासिल की है। अगले 2-3 महीनों में 5 राज्यों में चुनाव होना है और जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव महज 6 महीने दूर हैं। इसलिए हमें वोटरों के साथ लगातार संपर्क में रहना है, उनके सवालों का जवाब देना है, विरोधियों द्वारा फैलाई जा रही झूठी बातों की काट करनी है और मुद्दा तथा तथ्यों पर आधारित अपनी बात रखनी है। ये बात कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जब CWC की बैठक आज समाप्त हो रही थी। समापन भाषण में अपने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो सदस्य हैं उनको संबोधित करते हुए, और कहीं न कहीं देश के अपने तमाम कार्यकर्ताओं तक और देश की जनता जो इनकी तरफ नजरें टिकाए हुए बैठी हुई है, देख रही है बहुत गंभीरता से, उन तक अपनी बात रख रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा इस वर्किंग कमेटी से क्या कुछ निकल के आया है उस पर भी अब चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कुछ साथी मौजूद हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवा देता हूं। देखिए, 2 वरिष्ठ साथी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ सुबह से मौजूद हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी भी सुबह से मौजूद है। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत करता हूं। आप दोनों का स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, एक बार आपका फिर से इस ब्रेकिंग न्यूज में। और ब्रेकिंग न्यूज में कांग्रेस की बैठक से निकली बड़ी खबर हम क्यों लिख रहे हैं, इससे पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। यहां पर जो बातें निकल के आई हैं वर्किंग कमेटी से, वहां कहा जा रहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यह बैठक जो है, ये विश्वास व्यक्त करते हुए समाप्त होती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यथाशीघ्र यानी जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनावों में, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव है, वहां के लोगों से निर्णायक जनादेश मिलेगा। ये एक उम्मीद के साथ इस बैठक को इन्होंने खत्म की है। और उनका जो डिक्लेरेशन है, उस डिक्लेरेशन का पहला पॉइंट यही है कि इस बैठक से हम इस उम्मीद के साथ इस बैठक को समाप्त कर रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें निर्णायक जनादेश हमें प्राप्त होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है और मिजोरम है। और दूसरी बात यहां जो महत्वपूर्ण रखी गई है वो ये कि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी संगठन की तैयारियों की भी हम पुष्टि करते हैं इस CWC में, जो अप्रैल और मई 2024 में होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी आगे की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसे विश्वास है कि हमारे देश की जनता बदलाव चाहती है। हम कानून व्यवस्था, स्वतंत्रता, सामाजिक और आर्थिक समानता
और समता की उनकी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। यानी कि देश में जो एक समानता की बात है, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात है, समानता की बात है, समता की बात है, इन सब की जो अपेक्षा है यहाँ की जनता को, और उसकी बात और उनकी उम्मीदों को हम पूरा करेंगे। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, डिक्लेरेशन क्या कुछ कहता है? स्वामी जी, आपकी नजरों से तेलंगाना हैदराबाद डिक्लेरेशन सीडब्ल्यूसी की बैठक समाप्त हो चुकी है और 4 बजे से रैलियों की तैयारी जोरदार हो रही है और कहीं ना कहीं परेशानी में नजर आ रहे हैं के चंद्रशेखर राव। लेकिन इस डिक्लेरेशन से 5 राज्यों के चुनाव और 2024 का आम चुनाव कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, जो इसमें एक आशा व्यक्त की गई थी वही देशवासियों की भी आशा है, वही मेरी आशा है। जितने लोग भी राष्ट्रभक्त हैं, देश का भला चाहते हैं, सबकी आशा यही है। देखिए, हमारी आशा यह है और हम ये कामना करते हैं कि हमारा भारतवर्ष जो है बिल्कुल श्रीनगर से लेकर साउथ तक, नॉर्थ से वेस्ट ईस्ट, सारे धर्म जातियां सब लोग एकजुट रहें और जो भी दल, जो भी ऐसा गठबंधन हो जो पूरे देश को एकजुट करे और पूरे देश को एक सूत्र में बांधे, जो देश को धर्म और जाति में न बांटे, ऐसा सत्ता में ऐसा शासन आए, इन 5 राज्यों में भी आए, पूरे देश में भी आए जब लोकसभा के चुनाव हो। और क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो आप एक गठन देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पूरे देश के हर राज्य का, हर कोने का, हर धर्म और जाति का इसमें एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है। तो जो कामना खड़गे साहब ने की है, जो कामना सीडब्ल्यूसी ने की है, वो हमारी भी कामना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सब लोगों का एक सपना था, देश को एकजुट करने का सपना था, देश को एक सूत्र में बांधने का सपना था, उस सपने को मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 9 साल के अंदर बहुत ज़्यादा धूमिल किया गया है, बहुत ज़्यादा उसको कमजोर किया गया है। तो हर राष्ट्रभक्त की यह कामना है, हर देश का हित चाहने वाले की यह कामना है, जो ये चाहता है कि मेरा भारतवर्ष अपनी उसी जो हमारी गौरवशाली इतिहास है उसको प्राप्त करे, पूरे विश्व में जो हमारा सर्वोच्च स्थान था उसे प्राप्त करे। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा शासन देश में आए जो धर्म और जाति की बात ना करे, जो उन्माद पैदा ना करे, जो विद्वेष पैदा ना करे, जो शांति और सद्भाव की बात करे, संभाव की बात करे। तो क्योंकि आज की तारीख में ये गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है वो ये कर रहा है, इसलिए हम इसके साथ हैं, वरना हम लोग गैर राजनीतिक लोग हैं, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए एकमात्र कामना ये है कि मेरी भारत माता जिस इसका एक इतिहास है उसको कायम रखे और विश्व में जो हमारी छवि है वो न टूटे। 9 साल में वो धूमिल हुई है। मुझे ऐसी आशा है इस रेजोल्यूशन के बाद, और तेलंगाना की जो जनता है वो इन लोगों को जिन्होंने ये आज हैदराबाद में मीटिंग की है उन्हें आशीर्वाद देगी, अपना जो स्नेह देगी, जिससे कि वो लोग सत्ता में ना आ जाएं जो कि बीजेपी की बी टीम है और किसी डर की वजह से चुपचाप बैठे हैं, लेकिन उनके मन के अंदर वो निडरता नहीं है जिसकी देश को आवश्यकता है। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, ये हमारी कामना है और हम इसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी। अजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और सीधा आपके पास ही आना चाहूंगा। अजय जी, तेलंगाना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक अब समाप्त हो गई है और सबसे बड़ी बात इसमें यही कि दोनों चुनाव, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, 5 राज्यों के चुनाव, उसको लेकर के और लोकसभा चुनाव को लेकर और इंडिया गठबंधन को लेकर के यहां जो प्रस्ताव सामने है, डिक्लेरेशन सामने है, वो साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एक उत्साह के साथ यहां से बाहर निकल के आ रही है। और जब जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठकें हुई हैं और उसके बाद कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ है, यह माना जा रहा है। आप देखेंगे पूरा इतिहास यही कहता है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी कुछ न कुछ अपने लोगों में, अपने कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उत्साहवर्धन करने में कामयाब साबित हुई है। एक तेलंगाना डिक्लेरेशन भी आया है, अपील ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू दी पीपल ऑफ तेलंगाना, और उस डिक्लेरेशन में साफ साफ कहा गया है कि हम अपील करते हैं सीडब्ल्यूसी की तरफ से, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ से तेलंगाना के लोगों को कि जिस तेलंगाना का सपना बंगारू तेलंगाना ने देखा था उस सपना को हम साकार करें। आइए हम सब मिल करके तेलंगाना को एक गोल्डन तेलंगाना बनाएं
और एक वो तेलंगाना बनाए जिसका सपना देखा गया था। और कहीं ना कहीं यहाँ से तेलंगाना में जो चुनाव होने जा रहा है और बगल का राज्य छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है, इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा 5 राज्यों के चुनाव पर, कितना इंपैक्ट पड़ेगा अजय जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोगों के अलावा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता देश के कोने कोने में फैले हुए हैं उन पर, जरा आप बताइए। देखिए, मैं बहुत मतलब जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इसका प्रभाव आप छोटा क्यों देख रहे हैं, सिर्फ राज्यों की बात क्यों कर रहे हैं। इसका प्रभाव पूरे देश स्तर पर पड़ने वाला है और बहुत बड़ा पड़ने वाला है, क्योंकि इस पूरे जो तेलंगाना का ये डिक्लेरेशन आया है, इस डिक्लेरेशन में सिर्फ तेलंगाना को लेकर के सब्जेक्ट नहीं है, इस देश की राजनीति को कैसे जनता के मुद्दों के ऊपर केंद्रित करना है इसको लेकर के। इसमें हर व्यक्ति, हर परिवार, हर समुदाय, हर क्षेत्र के व्यक्ति को समाहित किया गया है। इसमें पूंजीपतियों की भी बात है, इसमें गरीबों की भी बात है, इसमें मध्यम क्लास की भी बात है, इसमें मणिपुर की भी बात है, इसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख की भी बात है, और इसमें युवाओं की भी बात है, महिलाओं की भी बात। तो आप समझिए, तो इसका प्रभाव तो बहुत बड़ा पड़ने वाला है। और यह सिंपल एक नहीं, इसे आप एक चीज समझिए, यह रणनीति भी है और यह दिखाने के लिए भी है कि कांग्रेस कहती नहीं है, कर रही है सिर्फ मुद्दों की लड़ाई, जनता के मुद्दों की, जनता के सवालों की बात। वो चुनाव जीतना वो अलग विषय है, हर राजनीतिक पार्टी का अपना उद्देश्य होता है, लेकिन उससे बड़ा उद्देश्य इस देश की जनता को उसका हक दिलाना है, उसके लिए संघर्ष करना है, उसके लिए रणनीति तैयार करनी है और उसके लिए कैसे कैसे लड़ना है। हम ये विपक्ष में हैं तो विपक्ष में कैसे करेंगे, हम जहां पक्ष में होंगे वहां पर कैसे करेंगे, इन सारी चीजों को लेके। और जब हम केंद्र में यदि आते हैं तो आने के बाद कैसे हमारी सोच होगी और क्या करेंगे, यह भी इस डिक्लेरेशन से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो यह आप समझ लीजिए कि यह अपने आप में इतना बड़ा है। आपको याद होगा ना कि रायपुर वाला हुआ था, और रायपुर वाला जो था उसमें कितने बड़े बड़े विषय थे, और वो बहुत हद तक बतौर विपक्ष और बतौर पक्ष सब जगह उनका कितना अच्छा सा एक सम्मेलन आपको देखने को मिला। इसका प्रभाव, यदि आपने चूंकि सवाल किया इसलिए जवाब देना जरूरी है, तेलंगाना में इसकी बैठक हुई, तेलंगाना में इसका असर कितना है इससे आप समझिए। जिस परेड ग्राउंड में कांग्रेस की इसके बाद में रैली होनी थी, भारतीय जनता पार्टी ने आनंद फानन में अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए बीआरएस के साथ मिलकर साजिश रची, और बीआरएस ने, चूंकि वो परेड ग्राउंड बीआरएस के अंडर में है, बीआरएस मतलब वहां की स्थानीय सरकार के अंडर में, तो बीआरएस ने भी उसमें वो किया और वो दे दी गई अमित शाह की रैली करने के लिए। कांग्रेस ने कहा कोई बात नहीं, आप हमें नहीं दे रहे हो, कोई नहीं। उसने खेत खरीदे, मतलब लिए, लीज कह दीजिए, कुछ कह दीजिए, और उन पर रैली करने का उसने फैसला किया। उसने कहा करेंगे तो हम। इन्होंने क्या किया कि रैली में लोग ना पहुंचे, चीजें ना हो, बसें रोक दी गई हैं और बहुत सारी चीजें रोक दी गई हैं, यातायात का मतलब ये कर दिया गया है, और सीमा लगा दी गई है कि ऐसे ऐसे इतने लोग आएंगे, इतने नहीं आएंगे, क्या करेंगे। ये बीआरएस ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल किया है, क्योंकि जमीन उसकी धसकती दिखाई दे रही। इसके बावजूद जो एक कहेंगे उत्साह देखने को मिल रहा है, जो मित्रगण हमारे गए हुए हैं उनसे हमने फोन पे बात की, उन्होंने बताया था एक वो दिख रहा है, एक जोश दिख रहा है। तो आप इससे समझ लीजिए इसका असर तेलंगाना में तो जो होना है, उसके बाद में जनता के बीच में जाके जो जो चीजें बतानी है, जिनको लेकर के चर्चा हुई है, राहुल गांधी ने अपना ही वो विजन दिया है कि जैसे जनता के बीच में जाइए, मत चक्कर में पड़िए इस
मैं शब्द कह देता हूं, गोदी मीडिया को आप जिस तरीके से कह दीजिए, किसी भी नाम पे कह दीजिए, चरण चुंबक कह दीजिए, चारण मीडिया कह दीजिए, उसके आप चक्कर में मत पड़िए। आप खुद जाइए, एक एक व्यक्ति को बताइए, उसे समझाइए और इसको कीजिए। तो यह एक बड़ी चीज है और इसका असर उधर महाराष्ट्र में भी पड़ना है। महाराष्ट्र के तमाम जिले हैं जो इससे सटे हुए हैं और तमाम प्रभाव डालते हैं। इसका असर कर्नाटक में सरकार है ही, कर्नाटक में भी संदेश जाता है। इसका असर आंध्र प्रदेश पर भी पड़ना है। तो आप ये समझिए, और यह संदेश छत्तीसगढ़ तक जाता है। निश्चित रूप से आदिवासियों को लेकर के जो सोच है उसका असर मध्य प्रदेश तक जाता है, राजस्थान तक जाता है। तो यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई कि सेम डे वहां एक शिगुफा करने का, ड्रामा करने का उसने एक प्लान तैयार किया। अब आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के कथित चाणक्य जो हैं वो आके वहां अपना करेंगे। तो देख लीजिए, सब अपनी अपनी ताकत आज ही दिखानी है क्योंकि कांग्रेस का वो हो रहा है। और सबसे पहले कांग्रेस का कार्यक्रम घोषित हुआ था, ये भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने बाद में किया। तो इस स्थिति से प्रतीत होता है कि ये सब लोग इतना डर गए हैं और इनका डर ये बताता है कि कांग्रेस बहुत बेहतरीन करने जा रही है और वो होता दिख रहा है। जी, कांग्रेस बेहतरीन करने जा रही है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की तैयारियां भी बेहतरीन दिखाई दे रही हैं। और आज कांग्रेस की जो बैठक हुई है, ये पहली बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने अपने CWC का गठन किया, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन। और पहली बैठक तेलंगाना में, हैदराबाद में, और आज हैदराबाद का स्थापना दिवस भी है। और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि इस ऐतिहासिक दिन पर आज हम लोग यहां CWC की बैठक कर रहे हैं और यहां से जब हम निकल के जा रहे हैं तो इस देश में समता, समानता, सामाजिक न्याय, इन सब की बात करते हुए यहां से उठ रहे हैं। और उम्मीद है कि आगामी 5 राज्यों के चुनाव ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी इन तमाम मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं वहां की जनता हमें हमारे ऊपर विश्वास करेगी। और खासकर आप देखिए कि 2024 का जो चुनाव है वो बहुत अहम है। और इन 5 राज्यों में तो कांग्रेस की स्थिति 4 राज्य में बहुत अच्छी दिखाई दे ही रही है। 5वां राज्य मिजोरम है, जिसके बारे में अभी कोई खास खबर नहीं आ रही है। और इसीलिए क्योंकि मणिपुर बगल में है, मिजोरम के बगल में है, और उसकी चर्चा भी हम करेंगे। यहां पर जो चर्चा हम कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तमाम नेता, वरिष्ठ नेता यहां जो लेकर के, और यहां से जो बात, जो खबर निकल के आ रही है, उन खबरों की हम चर्चा कर रहे हैं यहां पे। एक बार पहले आना चाहता हूं अमलेंदु जी, आपके पास भी आपके विचार भी सुन लें और फिर चलेंगे सीधा तेलंगाना में क्या कुछ हो रहा है उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन तेलंगाना से जो बातें निकल के आ रही हैं, और खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे के 1 साल 14 सूत्री प्रस्ताव, उस प्रस्ताव को पारित किया जाता है, नया डिक्लेरेशन आता है। उस डिक्लेरेशन में सीधी बात बिना लाग लपेट के कही जाती है कि 2024 का चुनाव भी जीतना है और इन 5 राज्यों के चुनाव को भी जीतना है। और क्यों जीतना है, कैसे जीतना है, उसकी रणनीति पर चर्चा होती है। यानी सीधा सीधा एम जो है वो चुनाव है, जनता है। और कहीं ना कहीं कह रही है कांग्रेस पार्टी कि हमें वर्तमान सत्ता से मुक्ति दिलानी है यहां की जनता को। राजीव जी, 2019 के बाद से कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगते रहे थे कि वो चुनावों को गंभीरता से नहीं लेती है और एक फॉर्मल तौर पे चुनाव लड़ती है। लेकिन अब जो कांग्रेस सामने निकल कर के आई है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के समन्वय के साथ, वो कांग्रेस न केवल चुनावों को गंभीरता से ले रही है बल्कि जनता के मुद्दों को भी गंभीरता से ले रही है, उस देश की राजनीति को भी बदल रही है। मतलब बड़े मोर्चे पर ये जोड़ी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की, वो काम कर रही है। तो अब जो है मुख्य मैदान पे, मुख्य मोर्चे पर कांग्रेस मौजूद दिखाई पड़ रही है और सीधी सीधी टक्कर लेती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस। अब जो इस वर्किंग कमेटी से सीधा सीधा संदेश जो 14 सूत्रीय प्रस्ताव पास हुआ है, वो इस देश की राजनीति का नक्शा क्या होगा, 2024 के चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, उनकी एक रूपरेखा तैयार कर देता है। उनका एक लक्ष्य जो है वो निर्धारित कर देता है कि इस लक्ष्य के साथ कांग्रेस जो है वो 2024 के चुनाव में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां किस तरीके से प्रस्तुत करेगी,
ये इस प्रस्ताव का मतलब है। दूसरा जो खड़गे जी ने बताया कि हैदराबाद आज़ाद हुआ था, तो राजीव जी तारीखों का जो महत्व होता है उसको भी जो है मुझे लगता है CWC की बैठक के साथ साथ जो है वो जोड़ने की कोशिश की गई है कि हैदराबाद में जब बैठक हो, उसी दिन बैठक हो जिस दिन हैदराबाद आज़ाद हुआ, तो यहाँ से एक संदेश देने की ये भी कोशिश है कि अब तेलंगाना को भी जो है वो आज़ाद कराना है KCR के रिजीम से, जो भारतीय जनता पार्टी की पीटीए में अब तक कांग्रेस जिसको कहती रही है कि उससे भी अब तेलंगाना को मुक्त कराना है। तो खड़गे जी ने जिस तरीके से भाषण दिया और कहा भी कि भाई कांग्रेस ने हैदराबाद के आंदोलन में, स्वतंत्रता कराने के आंदोलन में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसको आजाद करवाया, तो यहाँ से संदेश भी दिया कि तेलंगाना को बीजेपी की बी टीम KCR से भी जो है वो मुक्त कराना जो है कांग्रेस का वहां तेलंगाना में एक लक्ष्य है। तो ये मुझे लगता है कि खुलकर के रणनीति जो सामने आ गई है कि तेलंगाना को भी वहां से संबोधित किया गया है और देश की राजनीति को भी जो है वो संबोधित किया गया है। और ये साफ कहा गया है कि 2024 तो लक्ष्य है ही, लेकिन उससे पहले जो चुनाव हैं 5 राज्यों के, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस उनको भी पूरी गंभीरता के साथ जो है वो लड़ेगी और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव में जाएगी। तो ये संदेश वहां से मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की CWC ने जो है वहां से तेलंगाना से देने का प्रयास किया। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी भी जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे समापन भाषण देते हैं, उस भाषण में जोरदार हमला होता है वर्तमान सरकार पे। कुछ बातें और रखना चाहता हूं, बहुत सारी बातें आपको शुरुआत में बता चुका हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे CWC की बैठक समापन में जो भाषण देते हैं उसमें खासकर 5 राज्यों के जो चुनाव हैं 2024 के चुनाव में कैसे जीते, लेकिन उसमें एक बात और कहते हैं कि हमें वोटर्स के साथ यानी कि जनता के साथ लगातार संपर्क में रहना है, उनके सवालों का जवाब देना है, विरोधियों द्वारा फैलाई जा रही झूठी बातों की हमें तुरंत काट करनी है और मुद्दों और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखनी है, हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। देखिए, साफ कह रहे हैं, कांग्रेस को अपनी ताकत दिखानी होगी, इस तानाशाह सरकार को हटाकर भारत के लोकतंत्र को बचाना होगा। खड़गे ने यह भी कहा है कि देश बदलाव चाहता है, यह संकेत हमारे सामने हैं। पिछले दिनों के घटनाक्रम को आप देखिए तो साफ साफ ये संकेत हमारे सामने हैं। हाल के चुनावों में कर्नाटक और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उससे पहले हिमाचल प्रदेश में हम विजयी रहे, ये बात प्रमाण है। और इसके बाद जो 7 राज्यों में से 4 राज्यों में इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, ये भी प्रमाण है। यहां ये तमाम बातें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब रख रहे हैं और इतना ही नहीं कह रहे हैं कि ये आराम से बैठने का समय नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए, वर्किंग कमेटी के सदस्यों को कहते हुए कि आराम से बैठने का समय नहीं है, दिन रात मेहनत करनी होगी। कर्नाटक में हम एकजुट रहे, जिसका नतीजा सबने देखा है। जहां हमारी राज्य सरकारें हैं, उनके अच्छे कामों को प्रचारित करना होगा। हमें यह भी बताना होगा कि केंद्र सरकार कैसे हमारी सरकारों की प्रगति में रोड़े डालती है। जहां हम विपक्ष में हैं, वहां सत्ता दल की खामियां और जन विरोधी नीतियों को हमें उजागर करना होगा। ये तमाम बातें यहां मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। इनकी और भी कुछ बातें आप तक हम पहुंचाएंगे, क्या कुछ कह रहे हैं, एक जोशीला भाषण कह सकते हैं। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्या इस भाषण से क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है और जो बात निकल के आ रही है क्या बहुत दूर तक जाने वाली है? क्या जो कांग्रेस के कार्यकर्ता दूर दराज बैठे हुए गांवों में, जो सुस्त पड़े हुए, मायूस पड़े हुए, इनएक्टिव कार्यकर्ता, इस भाषण से जो निकल के अभी इनके भाषण को जब बांटा जाएगा, भेजा जाएगा दूर दराज तक, गांवों तक, देश के कोने कोने तक, क्या एक्टिव मोड में आते हुए दिखाई देते हैं? राजीव जी, देखिए, कांग्रेस का जब से गठन हुआ है या पार्टी बनी है, उसके कुछ ऐतिहासिक मोड़ आए हैं। 1885 में उसके स्थापना के बाद अगर आप देखिए तो 1915 9 जनवरी जब गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका छोड़कर भारत की धरती पर उतरे और उन्होंने पूरे देश के आजादी के आंदोलन को अपने हाथों में लिया था, वो भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उसके बाद आप आइए तो 1969 में जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को तोड़ दिया था, कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गई थी, कांग्रेस O और कांग्रेस R, और इंदिरा गांधी ने उसको वापस सत्ता में लाया था, जबकि जो मोरारजी देसाई और निजलिंगप्पा कामराज आदि जो थे वो इनके खिलाफ थे। उसके बाद आप आइए 1997 में जब सोनिया गांधी का आगमन हुआ, एक तरह से राजीव गांधी के जाने के बाद, वो बड़ा ऐतिहासिक, बहुत ही ऐतिहासिक उनका आगमन था, जिन्होंने शाइनिंग इंडिया को हराया था 2003 में। उसके बाद
एक और कांग्रेस के इसमें जो नकारात्मक मोड़ आया वो आया था जब कांग्रेस की सत्ता को हटाकर, मनमोहन सिंह की सत्ता को हटाकर 2014 में जब वापस मतलब भारतीय जनता पार्टी के मोदी साहब आए और उन्होंने सत्ता संभाली, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जो है एक बहुत ही इसमें चली गई है, निराशा में चली गई है और कई चीजें हैं। और अब हम हाल के उसके 3-4 घटनाओं के ऊपर ध्यान दें तो देखिए, जो 7 सितंबर पिछला साल 2022 जब राहुल गांधी ने इस यात्रा को निकाला तो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्राण फूके गए थे कांग्रेस में। कांग्रेस संगठन जो है वो लोग कह रहे थे कि ये मृतप्राय हो गई है, इसमें कोई दम नहीं है, अब इसका अस्तित्व खत्म हो गया। और यहां तक कि मोदी जो है कहने लगे थे कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस मुक्त भारत का एक तरह से वो सपना देखने लगे थे, लोगों को दिखाने भी लगे थे। और बड़ा दुर्भाग्यजनक ये है कि लोग उस पर विश्वास भी करने लग गए थे। मोदी जी की हिम्मत और बढ़ी, उन्होंने कहा कि केवल कांग्रेस मुक्त भारत ही नहीं, विपक्ष मुक्त भारत जो है वो हम बनाएंगे, वगैरह वगैरह। उसके बाद लेकिन 7 सितंबर 2022 जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, उससे सब कुछ पूरा का पूरा परिदृश्य जो है वो बदल कर रख दिया। तो एक तरह से जो शरीर है, संगठन जो है, उसमें प्राण फूकने का काम जो है वो राहुल गांधी ने किया और भारत जोड़ो यात्रा ने किया। हाल की 2-3 जो जीत है उसको मैं ये मानता हूं कि जो दिल धड़कना जो कम हो रहा था संगठन का, कांग्रेस संगठन का, वो दिल जो है वापस नॉर्मल स्पीड से उसकी जो बीट्स है वो फिर से धड़कने लग गई। और अभी आज की जो बैठक है जो तेलंगाना में हो रही है, हैदराबाद में हो रही है, उसको मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस ने अपनी आत्मा को वापस पा लिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो वो है जो मल्लिकार्जुन खड़गे बताते हैं सारे पूरे भारत के उन लोगों को जो आज की राजनीति को समझना चाहते हैं और कांग्रेस के महत्व को समझना चाहते हैं, उसके इतिहास के जो उज्जवल पक्ष हैं उसको समझना चाहते हैं, तो उन्हें जो मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब था कि मैंने अपनी जवानी के दिनों में इंदिरा गांधी का साथ क्यों दिया। एक तरफ जो थे वो सारे पूंजीपति, पूंजीवाद के समर्थक नेता लोग थे, उनको ये भी नाराजगी थी कि जो प्रीवी पर्स वगैरह जो खत्म हो रहे हैं, और उसके अलावा जो जन हित के जो निर्णय ले रही है इंदिरा गांधी उसके खिलाफ थे। लेकिन जो जनपक्षधारिता जो है कांग्रेस की वो इंदिरा गांधी ने लाई थी और ऐसे निर्णय लिए गए थे। खासकर आप देखिए कि 20 सूत्री कार्यक्रम जो था उसमें सबसे जो ब्राइट चैप्टर जो था, जी आप शायद मुझे रोक रहे हैं। जी दीपक जी, तो बात कह रहे हैं राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा कि आप जब नौजवान थे तो आपने कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की। इसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बहुत शानदार तरीके से दिया है, जिस बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पवन खेड़ा ने बताया। जरा सुन लेते हैं। पवन खेड़ा ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के संवाद को बहुत शानदार तरीके से मीडिया तक, जन जन तक पहुंचाया है। और जो बात आप कह रहे हैं, क्यों उन्होंने इंदिरा गांधी का साथ दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, और आज 81 साल की उम्र उनकी हो गई, लेकिन जोश जो है वो 21 साल वाला क्यों है उनके अंदर, ये सब कुछ आप देख पाएंगे। लेकिन सुनेंगे, थोड़ी देर में आपको सुनाता हूं कि पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा था। बहुत शानदार बात, सही बात यहां आप रख रहे हैं। एक बात और भी पवन खेड़ा ने कही है, और असम के मुख्यमंत्री को लेकर के उसकी चर्चा भी करेंगे, वो भी दिखाएंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं, सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच के संवाद को कैसे नरेट कर रहे हैं, जनता के बीच, पब्लिक के बीच, मीडिया के बीच, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात रख रहे हैं पवन खेड़ा। सुनिए। हम सबके लिए आंखें खोल देने वाला किस्सा था, हम सबको एक तरह से प्रेरणा देता हो ऐसा किस्सा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने खड़गे साहब से पूछा कि खड़गे साहब आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना, जब आप एक नौजवान थे आपने कांग्रेस पार्टी का दामन क्यों थामा, और भी कई ऑप्शंस थे उस वक्त। तो खड़गे साहब ने जो जवाब दिया कि नौजवान था मैं, और जो मुझे लगा उस वक्त पूरी कांग्रेस इंदिरा जी के खिलाफ, पूरी कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस ओ में चली गई थी, क्योंकि जो इंदिरा जी ने सुधार लाने की चेष्टा की थी उसके रिएक्शन में जो हुआ था, तो खड़गे साहब को लगा कि गरीब की बात, पिछड़ों की बात, शोषितों की बात सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, और एक इंस्टिंक्टिवली लगा उनको, और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। नवंबर ऑफ 1969
वो ब्लॉक प्रेसिडेंट बने, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बने। फिर की यात्रा तो आप सबके सामने है उनकी। Yesterday, Mr. Rahul Gandhi, in his remarks, cited a very interesting, a very thought-provoking, a very profound conversation which he had with Mr. Mallikarjun Kharge at some point. So he narrated that conversation, and I'd like to share that conversation with you. He asked Mr. Kharge. तो सुन रहे थे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, ये मिस्टर खरगे और मिस्टर राहुल गांधी दोनों के बीच का एक संवाद, और संवाद को यहाँ रख रहे थे पवन खेड़ा। पवन खेड़ा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सुबह, जब हम ये कार्यक्रम कर रहे थे 11 बजे, जब हम कार्यक्रम लेके आए 11:15 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हम लोगों ने आप तक लाइव पहुंचाया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अलग से भी वीडियो आप हमारे इस चैनल पे आप देख सकते हैं, अलग से भी डाला हुआ है। इस वक्त चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस की बैठक, जो CWC की बैठक है, उस बैठक से क्या कुछ निकल करके बाहर आया है, और सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है उसमें उसके थोड़ा उसमें से पर्दा उठाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आना चाहता हूं एक बार फिर से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, लेकिन आपके पास आऊं तो एक दो बात, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनकी बात रखना जरूरी है। देखिए उनकी बात, उनका जो भाषण है आखिर में, ये भाषण बहुत कुछ कहता है, और उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। और उसके अलावा 5:15 बजे रैली होगी कांग्रेस की, उसी हैदराबाद में, उसी तेलंगाना में। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है अपने भाषण में कि हैदराबाद में ही 1953 में, स्वामी जी 1953 में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था। उस महाधिवेशन में, हैदराबाद में ही एक महाधिवेशन हुआ था 1953 में, और उस महाधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उपस्थित थे, और उन्होंने कहा था कि हमें सदा सारे देश की बात सोचनी चाहिए, और हर काम इस बड़े मकसद के लिए करना चाहिए, देश के लिए सोचना चाहिए, और हर काम उसी बड़े मकसद के साथ करना चाहिए। हम एक पार्टी के सदस्य हैं, और हम में वो अनुशासन की भावना होनी चाहिए जो किसी भी पार्टी के लिए ज़रूरी है। अनुशासन की भावना होनी चाहिए, नेहरू जी ने कहा था, उसी बात को आज दोहरा रहे थे यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे। कैसे देखा जाए इसको? अनुशासन की बात करें। एक बात और भी कह रहे हैं यहां मल्लिकार्जुन खड़गे कि मोदी सरकार जनता के मूलभूत मुद्दों से भटकाने के लिए नए नए मसले लाकर मुद्दों से भटकाने की राजनीति करती है। जहां बेरोजगारी की बात आती है, महंगाई की बात आती है, गरीबी की बात आती है, या कोई और एजुटेशन की बात आती है, किसानों के आंदोलन की बात हो, महिला पहलवानों के आंदोलन की बात हो, यहां पर कुछ न कुछ दूसरे मुद्दे, ऐसे नए नए मुद्दे खड़े कर दिए जाते हैं ताकि जनता उन मुद्दों पर केंद्रित हो जाए, और ये जो मूलभूत मुद्दे हैं इससे भटकाने का काम शुरू हो जाए। यहां पर कह रहे हैं खड़गे साहब कि संविधान और लोकतंत्र की बुनियाद कांग्रेस ने रखी है, इसीलिए इनकी रक्षा का जिम्मा भी कांग्रेस पर है। अपने लोगों को समझा रहे हैं कि संविधान की बुनियाद तो कांग्रेस ने रखी है। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि ये तमाम बातें, देखिए अगर एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदु को देख रहे हैं तो बहुत नपे तुले अंदाज में यहां मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत सारी बातें और जन जन तक और जन मुद्दों तक अगर कहें तो ये जितनी बातें हैं कहीं ना कहीं सब जनता को सीधा टारगेट कर रही हैं, वोटर्स को टारगेट कर रही हैं। देखिए राजीव जी, मुझे खड़गे साहब की बात इसलिए अच्छी लगी, देखिए बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। मेरी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन जब कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, मलयाली बोलता है, मराठी बोलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने देश की महानता का अनुभव होता है। मेरे को पूजा में करता हूं, हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, व्रत रखता हूं, लेकिन जब कोई रोजे रखता है और सुबह से लेकर शाम तक बिना पानी के वो एक प्रकार का व्रती करता है, उपवासी करता है, जिसे हम करते हैं, मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा का भाव बढ़ता है। मैं जब सिख धर्म में देखता हूं कि अपने जो कोविड पीरियड में आपने देखा, किसान आंदोलन में देखा आपने किस प्रकार से लाखों लोगों को, किसी को भी बिना धर्म और जाति पूछे हुए उन्होंने भोजन कराया और भरपेट भोजन कराया। वो नहीं पूछते किसी अमीर गरीब को, सबको एक जगह बैठ के भोजन करना पड़ता है। मुझे अपने देश की महानता का अनुभव होता है। यह है मेरे देश की मूल भावना, क्योंकि मैं हिंदी बोलता हूं, मैं पूजा करता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं। और देखिए आज एक और बात बहुत अच्छी हुई है राजीव जी, जो कपिल सिब्बल साहब ने कहा है कि मुझे एक बीजेपी का आदमी दिखा दीजिए
एक बजरंग दल का आदमी दिखा दीजिए जो कि असली सनातनी हो। आप चलिए उनके जीवन का पूरा वृत्तांत मुझे बताएं और जनता को बताएं और देश को बताएं, वो कैसे सनातनी है जब सनातन के नाम पे आज देश को ये गुमराह कर रहे हैं। आप मेरे जीवन का अगर अध्ययन करेंगे आपको सनातन का मूल रूप दिखाई पड़ेगा। ये है सनातन। मेरी जितनी भी मेरी इनकम है, ये पर्सनल चीज है, मैं आपको चलिए बता रहा हूं, मेरी जितने खर्चे अपने हैं उतने ही खर्चे मेरे जीव जंतुओं को खिलाने के हैं। आप किसी दिन मेरे घर आएंगे, आपको कोई भी पक्षी, और इतने पक्षी मेरे घर में आते हैं, इतनी आवाजें होती है, कम से कम 50 तोते मेरे घर में आते हैं खाना खाने। सुबह से शाम तक हम तोतों को खाना खिलाते हैं, कुत्तों को खाना खिलाते हैं, गाय को खाना खिलाते हैं, कौओं को खाना खिलाते हैं। ये सनातन है। मेरे घर के द्वार में पुरुष, इनको छोड़ दीजिए, मनुष्य को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं पूरे भगवान ने जो सृष्टि की है उसमें सबसे दुष्ट अगर सृष्टि कोई की गई है तो मनुष्यों की गई है। लेकिन जो जंतुओं की, जो जीव जंतुओं की सृष्टि है वो इतनी प्यारी है, जो प्रकृति का असली रूप है। तो इस प्रकृति की सेवा करना और किसी भी मानव को, किसी भी जीव को जिंदा जला देना, उनको मार देना, उनके प्रति द्वेष भाव पैदा कर देना, देश को धर्म और जाति के नाम पे बांट देना, ये कौन सा सनातन है? तो ये कपिल सिब्बल ने आज एक बहुत अच्छी बात कही, वहां सीडब्ल्यूसी भी नहीं, लेकिन उन्होंने जो बात की, ये एक आदमी का वृत्तांत बता दीजिए जिसने सनातन की जो परंपरा है उसका निर्वहन किया हो। पत्नी से पति पत्नी का जो हमारे भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप दिया था, और जो पति पत्नी का एक भगवान द्वारा निर्मित एक संबंध है, उसको निर्वहन करना, ये सनातन है। दूसरे को कष्ट न पहुंचाना, ये सनातन है। सबको सद्भाव और संभाव देना, ये सनातन है। तो ये मैं मानता हूं जो सीडब्ल्यूसी में कहा गया, जो खड़गे साहब ने कहा, सबको सम्मान देना, सबको मान देना, सबकी भाषा का, सबकी वेशभूषा का, सबके खान पान का, उनको सम्मान देना और अपनी चीजों को उन पे न थोपना, ये सनातन है। ये मेरे देश की आवश्यकताएं हैं, और क्योंकि इस रेजोल्यूशन में उन देश की आवश्यकताओं को फलीभूत किया गया है, इसलिए मैं इस जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है उसका सम्मान करता हूं, उसको प्रणाम करता हूं। रेजोल्यूशन पास किया गया है, उस रेजोल्यूशन में बहुत सारी बातें, और खास बात यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो फाइनल भाषण दिया है, समापन भाषण, और कहीं ना कहीं उनके समापन भाषण को ही एक रेजोल्यूशन के रूप में, हालांकि रेजोल्यूशन तो है ही, उसको भी एक रेजोल्यूशन के रूप में देखा जाता है। जब भी सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है और उस बैठक में अध्यक्ष महोदय का जो भाषण होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वहां एक अपने भाषण में वो एक बात और कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को लेकर के, कि पिछले दिनों इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक के दौरान मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी बना दी, सारी परंपराओं को तोड़कर अपने एजेंडा के लिए पूर्व राष्ट्रपति को भी शामिल कर लिया। बेतुके फैसले लेने में मोदी सरकार का कोई जवाब नहीं। संविधान और लोकतंत्र की बुनियाद कांग्रेस ने रखी है, इसीलिए इनकी रक्षा का जिम्मा भी कांग्रेस पर है। इसके लिए आखिरी सांस तक लड़ना होगा। 2024 में महात्मा गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की शताब्दी है, और 2023 कांग्रेस सेवा दल की शताब्दी है। ये 2023 कांग्रेस सेवा दल की शताब्दी, 2024 महात्मा गांधी के नाम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहां कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अजय शुक्ला जी, ये जो बात देखिए, कितना ओजस्वी जोशीला भाषण कह सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल कह सकते हैं। और इतना बेहतरीन भाषण, इतने बेहतरीन शब्द, इतना बेहतरीन रेजोल्यूशन आज तक किसी भी पार्टी के जो कार्यकारिणी की बैठक हुई हो, आप बताइए कहीं पास हुआ हो? कांग्रेस के अतिरिक्त आप मुझे एक बता दीजिए, चाहे रीजनल पार्टी हो चाहे नेशनल पार्टी हो, सिंगल का नहीं बता सकते हैं। भाषण हो, रेजोल्यूशन हो, दूसरी चीजें हो, चिंतन हो, मनन हो, और क्या करेंगे? बाकी सिर्फ इसकी बात करते हैं कैसे चुनाव जीतेंगे। यहां चुनाव की बात तो है क्योंकि वो राजनीतिक विषय है, लेकिन उसके साथ उससे ज्यादा विषय है
कि साहब इस देश की समस्याओं का समाधान कैसे हो, लोगों के दर्द पर मरहम कैसे लगाया जाए, लोगों को न्याय कैसे दिलाया जाए, सामाजिक न्याय कैसे सुनिश्चित किया जाए, यह है। इसीलिए कांग्रेस दूसरों से श्रेष्ठ है। और कहते थे, देखिए बुजुर्ग जो होता है वो कुछ भी हो वो बड़ा सोचता है, बड़ा विचारता है। और आज देख रहे हैं 138 साल की कांग्रेस सोच रही है कि हमने कब से कैसे लड़ाई लड़ी, कैसे बनाया, इस देश को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। कोई हमें जिताए न जिताए, कोई हमें वोट दे न दे, ठीक है, हम अपनी बात रखेंगे, सच बताएंगे, सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, जो वायदा करेंगे वो पूरा करेंगे, लेकिन हम बात तो जनता की करेंगे। यदि किसी के साथ अन्याय होता है तो उसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे आदिवासियों की, हम बात करेंगे सबकी। यह बड़ी चीज है। एक उदाहरण दूंगा। एक आप ये सोचिए, आज नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा और जाने क्या क्या एक स्कीम लॉन्च करने का जो कर रहे हैं, स्वांग, उस स्वांग का एक उदाहरण उनके डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश की महापवित्र सरकार से मैं करूंगा। वहां पर एक नीना तिवारी हैं, हमारे लखनऊ की रहने वाली हैं, इत्तेफाक से मेरी परिचित भी हैं। तो उन्होंने एक लोन अप्लाई किया इसी स्कीम के तहत और उन्हें आज चेक मिलना था। आप ये सोचिए। तो शाम को पूरा फंक्शन हुआ और उस फंक्शन में जब चेक देने की पूरी बारी आई तब उन्होंने बताया कि कैसे बैंक के लोगों ने इस स्कीम में जो आइडियल दिखाने के लिए जिनके साथ फोटो खिंचा रहे थे मुख्यमंत्री, कि साहब उनसे 1.25 लाख रुपए रिश्वत ली गई। 1.25 लाख रुपए रिश्वत। 10 लाख का लोन था। ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, थोड़ा उसे बड़ा बनाना था, उन्हें वो करना था। आप कल्पना करिए। तो यह मोदी सरकार है, यह भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, यह तमाम चीजों की बात करती है। तो यह हवा की बात है। और उन्होंने जब यह कहा तो कहा गया नहीं नहीं नहीं, सब पे कार्रवाई होगी, ये होगी। कुछ नहीं हुआ अभी तक। आप एक चीज सोचिए, शर्म से डूब मरना चाहिए उन सरकारों को जो इस तरह की बात करते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना कहा जाता है ये कमीशन खोर सरकार है। हर जगह यही स्थिति है। और स्थिति तो इतनी बुरी है कि जो भयावह, जिसे प्रूव मैं नहीं कर सकता हूं इसलिए मैं कहता नहीं हूं, इतनी चीजें हैं। लोगों से लड़कियां तक मांगी जाती हैं और बहुत कुछ किया जाता है। आप कल्पना नहीं करेंगे जो हालत है। तो ऐसी स्थिति में यह भाषण, यह प्रस्ताव एक उम्मीद का दीप जलाता है, किरण दिखाता है। लगता है कि हां, कहीं कुछ जिंदा है, कुछ शायद मिलेगा, कुछ होगा, लड़ाई लड़िए। तो और दिखता भी है, जहां उनकी सरकारें आती हैं वो होता दिखता है। तो उम्मीद निश्चित रूप से फलित दिखती है कि हां होगी। तो यह इस बात का उदाहरण है, यह इस विश्वास का उदाहरण है। इससे लगता है कि राजनीति तब विश्वसनीय होती है जब कथनी करनी सब एक होती है। ऐसे नहीं होती कि अब एक तरफ तो चीन के पांव धुलते घूमते हैं, दूसरी तरफ हम दूसरे ड्रामे करते हैं, अब चीन का बायकॉट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो साहब ये नहीं होता है। चीन के साथ व्यापार बढ़ जाता है, ये नहीं होता है। तो यही अंतर है कांग्रेस और इनमें, कि वो जो कहते हैं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। ये जो कहते हैं वही नहीं करते हैं और झूठ सबसे ज्यादा बोलते हैं, सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। और जनता से इनका कोई वास्ता नहीं, ये सिर्फ अपने और अपने लोगों के लिए करते हैं, इसके अलावा इन्हें कोई लेना देना नहीं। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, इस वक्त जो खबर हम दे रहे हैं वो यही कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है और इस प्रस्ताव के साथ 2 दिवसीय बैठक जो है वो समाप्त हुई है, जिसमें एक बयान जारी करते हुए कहा गया है कि विस्तारित कांग्रेस कार्य समिति की ये बैठक इस विश्वास के साथ समाप्त होती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनावों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना के लोगों से निर्णायक जनादेश प्राप्त होगा और मई और
अप्रैल और मई 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत का संकल्प लेते हुए इस बैठक को समाप्त किया है और कह रही है कांग्रेस पार्टी कि हम आगामी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमें विश्वास है कि देश की जनता बदलाव चाहती है। हम कानून और व्यवस्था, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, समानता से जुड़ी तमाम जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करेंगे। ये बात कहते हुए कांग्रेस ने अपनी बैठक खत्म की है और साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जो पॉइंट दर पॉइंट यहाँ जो अपनी बात रख रहे हैं वो बहुत मायने रखती हैं। और यहाँ से जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है वो ये कि कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस कह रही है कि इंडिया जो गठबंधन हमारा है उसमें एक बहुत ही मजबूत एकजुटता दिखाई दे रही है और आने वाले समय में इसको और भी मजबूती के साथ हम आगे बढ़ाएंगे और जो वर्तमान सरकार है इसकी तमाम बातें जो जनविरोधी बातें हैं उसको देश दुनिया तक ले जाएंगे। जरा अमलेंदु जी एक बार आपके पास फिर से आना चाहता हूं, कैसे देखा जाए इसको? देखिए राजीव जी, कांग्रेस देश दुनिया तक तो ले जा रही है गांधी के संदेश को भी, आइडिया ऑफ इंडिया को भी, और कांग्रेस की जो अपनी की नीतियां हैं उनको भी। लेकिन इस CWC के माध्यम से सरकार पे कुछ दबाव बनाने की कोशिश भी की गई है। खासतौर से जो महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के सरकार पे दबाव बनाने की बात की गई है और कहा गया है कि भाई इस संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण लेकर के आया जाए। अब ये मुझे लगता है कि जो महिलाओं की बार बार बात करती है या भारतीय जनता पार्टी या कहिए जैसे अब इंडिया के समर्थक सोशल मीडिया पर जो पाखंडिया गठबंधन कह रहे हैं, तो पाखंडिया गठबंधन के ऊपर एक दबाव बनाने की जो है ये कोशिशें शुरू हो गई हैं कि महिला आरक्षण विधेयक जो है वो लेकर के आया जाए, महिलाओं को आरक्षण विधानसभा और उसमें संसद में मिले, ये जो है लाने की बातें हो रही हैं। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक दबाव के तरीके से काम करेगा, चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी काफी दबाव में काम कर रही है। तो CWC ने अपने मुद्दे तय कर दिए हैं और ये भी तय कर दिया है कि वो किन किन मुद्दों पर सरकार को दबाना चाहेगी, सरकार को झुकाना चाहेगी। इसी तरीके से जो जातिवाद जनगणना का मसला है उस पर भी जो है काफी जोर दे करके बात की गई है। तो ये सब मिलाकर के राजीव चीन के मसले को जैसे उठाया गया है इसमें, और जो जम्मू कश्मीर में जो राजीव जी हुआ अभी सैनिकों की शहादत हुई और उसमें प्रधानमंत्री से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के किसी के भी कोई नहीं आए। और मैं तो सोशल मीडिया पर देख रहा था कि जो VK सिंह साहब जो पूर्व सेना प्रमुख भी हैं और मंत्री हैं, उनका एक बड़ा अजीब गरीब बयान जो है वो सोशल मीडिया पर तैर रहा है कि सैनिकों के बारे में शहादत को लेकर के। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे लगता है ये भी जो है सरकार की जो फर्जी राष्ट्रवाद की नीति है, जो फर्जी राष्ट्रवाद तैयार करके भारतीय जनता पार्टी सैनिकों को की शहादत को जो चुनाव का मुद्दा बनाती है उसमें भी एक तरीके से प्रहार करने की कोशिश की गई है। तो ये सारे मुद्दे राजीव जी जिस तरीके से कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने उठाए हैं और सारे मुद्दों पर स्पष्ट तरीके से बातचीत की है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी पैदा करने वाली चीजें होंगी और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की रणनीति से निपटने के लिए एक नई रणनीति को बनाने की आवश्यकता होगी, वरना आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियां और ज्यादा बढ़ेंगी। तो कुल मिलाकर के जो कहा जा सकता है जी कि ये जो CWC की पहली बैठक खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद हुई है, तो ये सिर्फ एक CWC की बैठक नहीं है बल्कि 2024 के चुनाव की रूपरेखा किस तरीके से तैयार करनी है, 2024 के चुनाव में मुद्दे क्या होने हैं, 2024 में गठबंधन किन चीजों को लेकर के जनता के बीच जाएगा और इस सरकार के सामने क्या चुनौतियां पेश करेगा, इसका एक पूरा खाका जो है इस CWC की बैठक में पेश कर दिया है। और साथ ही साथ जो है ये भी प्रस्तुत किया है कि वहां किन मसलों पर चर्चा हुई और क्या चीज वहां से नई निकल करके आ रही है, जिससे जो है कांग्रेस अपनी मजबूती के लिए आगे काम करेगी। तो खड़गे जी का जो राजीव जी कुल मिलाकर के जो भाषण है, एक तरीके से कह सकते हैं CWC के समापन का जो भाषण है वो बहुत कुछ संदेश देता है और पूरी तरीके से कहा जाए तो CWC की बैठक का जो सार है वो खड़गे जी के इस भाषण में आ गया है कुल मिलाकर के। मुझको लगता है कि अब नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को इसकी चुनौती करना बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा। जी बिल्कुल, नई ऊर्जा के साथ यहां कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है और CWC की बैठक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होती है दोस्तों, क्योंकि यहां से जो भी रणनीतियां तैयार होती हैं वो जो क्रीमी लेयर के लोग जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो जब लेकर के जाएंगे
गांव गांव तक अपने कार्यकर्ताओं के बीच, और जैसा यहां मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि वोटर्स लेवल पे हमको जाना होगा, और दूसरी तरफ कल से 18 तारीख से तेलंगाना में डोर टू डोर कैंपेन कांग्रेस पार्टी शुरू कर रही है, और इसके लिए पूरे देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहां बुला करके और एक एक घर में कांग्रेस पार्टी भेज रही है उन लोगों से मिलने के लिए। तो एक जबरदस्त तैयारी के साथ में यहां कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यहां कि आगामी 5 राज्यों के चुनाव और 2024 के चुनाव पर कांग्रेस की निगाहें टिकी हुई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे में जोश है, राहुल गांधी पूरे जोशो खरोश के साथ नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी सब अभी थोड़ी देर बाद एक मंच पे दिखाई देंगे, और रैली से समझ में आ जाएगी बात कि जनता जो है तेलंगाना की जनता वो आगे क्या कुछ करने जा रही है। इस बीच आज शाम 7 बजे हम आपके बीच पेश करेंगे मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल। कल आपने देखा, रात को हमने 7 बजे कल शाम पेश किया था छत्तीसगढ़ और राजस्थान का ओपिनियन पोल। मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल में क्या कुछ आएगा ये देखना मत भूलिए। शाम 7 बजे आज न्यूज पॉइंट में आप तक पहुंचाएंगे हम मध्य प्रदेश का। उसके बाद बचेगा तेलंगाना अगली बार, लेकिन आज मध्य प्रदेश, क्योंकि कल छत्तीसगढ़ पर सिर्फ हम चर्चा कर पाए और राजस्थान पर चर्चा नहीं कर पाए थे, बहुत कम चर्चा हुई थी। तो एक दिन में एक ओपिनियन पोल देने का प्रस्ताव हमारे तमाम पैनलिस्ट साथियों और हमारी टीम और आप में से कई लोगों के भी फोन आए जो कह रहे थे कि एक ही राज्य का एक बार कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो हम आप तक पहुंचाएंगे, आज शाम को देखना मत भूलिए। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास, कैसे आप देखते हैं छत्तीसगढ़ में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है और तेलंगाना में भी चुनाव है, और इन चुनावों के बीच राजस्थान और मिजोरम में भी है, इन चुनावों के बीच हैदराबाद की ये बैठक और इसका असर कितना आपको दिखाई देता है? क्या यहां से कांग्रेस एक अलग कांग्रेस होकर के निकलती हुई दिखाई दे रही है आपको? राजू जी, इनका जो भाषण है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का और जो रिजोल्यूशन है शायद 14 पॉइंट्स है उसमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि यही कांग्रेस का घोषणा पत्र है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब ये केवल कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं बल्कि संपूर्ण जो इंडिया है, गठबंधन है, उसका घोषणा पत्र भी जो है वो एक तरह से ड्राफ्ट हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि जो अब पूरा इंडिया गठबंधन जो है एक क्लियर माइंड के साथ कौन कौन से मुद्दे हैं, किन चीजों के साथ उसे मैदान में उतरना है, उसकी बड़ी क्लैरिटी आ गई है। जो इन्होंने जो रिजोल्यूशन जो तैयार किया होगा कांग्रेस ने आज, उसमें निश्चित रूप से ये ध्यान में रखा गया होगा कि इसमें से कौन कौन सी चीजें जो है संपूर्ण इंडिया गठबंधन के लिए भी एक्सेप्टेबल होगी या नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि यही गठबंधन का जो घोषणा पत्र है वही एक तरह से कांग्रेस के गठबंधन के रूप में हमारे सामने, कांग्रेस के गठबंधन के रूप में वो सामने आया हुआ है। और मुझे दूसरी बात जो लग रही है कि इस हिसाब से तो अब जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ तो बड़ी क्लैरिटी है, यहाँ कांग्रेस के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहीं तेलंगाना में अगर कुछ दूसरा नतीजा निकल आया और कांग्रेस यहाँ पर अगर बड़ी बढ़त भी बना लेती है या अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, उसका प्रदर्शन अच्छा रहा और अगर कुछ स्थितियां सब कुछ अनुकूल रही, तो कहीं अगर सरकार बना लेती है, तो मुझे आज के दिन में अगर कोई पूछा जाए तो इन 5 राज्यों में मुझे सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो चुनाव लग रहा है वो तेलंगाना लग रहा है। क्योंकि 3 राज्य जिनका मैंने नाम लिया, उन तीनों में तो बड़ी क्लैरिटी है। लगभग सब लोग मान रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस को 2 जगह वापस आने में और जो मध्य प्रदेश में जो है वो सत्ता छीनने में भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक मोटा मोटी आज का परिदृश्य तो यही है, कल को क्या होगा हम कुछ कह नहीं सकते। इसलिए मुझे यूं लग रहा है कि ये जो चीज है तेलंगाना का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस जो है बहुत मजबूती के साथ जाएगी। और जिस तरीके से आपने बताया कि कल से ही लोग इसमें काम में लग जाएंगे और उसके बाद जो आज जो रैली है उसमें जो शक्ति प्रदर्शन होगा वो एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। पहले राउंड में मैंने कुछ बातें जो की थी राजू जी, उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के उसको खत्म करना चाहता हूँ। देखिए, फर्क ये है कि अब लोगों के सामने ये बात समझ में आ गई है कि आप एक कल्पना कीजिए कि अगर 1969 में सत्ता जो है वहां से बेदखल हो जाती इंदिरा गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस की जो सूत्र है वो अगर कांग्रेस ओ के पास रहता, तो आज जो मोदी जो भारत बना रहे हैं वो शायद भारत जो है बहुत पहले बन चुका रहता। अगर इंदिरा गांधी नहीं आती तो एक प्रगतिशील सरकार हमें नहीं मिलती, जिसने देखिए कितने तरह के निर्णय लिए, हरित क्रांति वो लेके आए, गरीबी हटाओ का नारा लेके आए, उसके बाद 21 साल से वोटिंग राइट जो है वो 18 साल किया गया, पंचायती राज जैसी बहुत बड़ी योजना लाई गई, उसके बाद मनरेगा, आरटीआई
RTE, ये जो इस तरीके के जो निर्णय है, फैसले जो है, ये शायद हमको उस कांग्रेस के आने पर नहीं मिलते जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस में आने पे हमको मिला है। तो आज जो ये जो घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र उसी परंपरा में है, उसी की विरासत में है, और उसी कांग्रेस के कामों को आगे बढ़ाने का ही ये एक तरह से चार्टर है। मैं ये कह सकता हूं कि ये एक बहुत बड़ा मैग्ना कार्टा है जो लोगों को वापस सशक्त करेगा, क्योंकि इस दौरान मोदी जी के समय जो नागरिक कमजोर हुआ है भारत का और सत्ता मजबूत हुई है, ये जो है प्रक्रिया को ठीक पलटने की दिशा में घोषणा पत्र काम करेगा। ये जो है नागरिकों को मजबूत करेगा, उनका सशक्तिकरण करेगा। बहुत सारे ऐसे बिल्स हैं जिनके कारण जो है नागरिक लगातार कमजोर हुआ है। यही देखिए, जैसे आप मान देखिए कि RTI जो सूचना का जो अधिकार है उसमें इसको कितना कमजोर कर दिया गया है। पंचायती राज जो है उसके नियमों को कमजोर किया गया है। तो इन सारी चीजों को वापस पटरी पर लाना बहुत जरूरी है, तभी भारत जो है वो वापस आ सकेगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे का जो रिजोल्यूशन है, इसको जनता अगर यहां तक पहुंच गया तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को मोदी का राज और कांग्रेस का राज, इसके बीच का जो फर्क है वो बिल्कुल साफ साफ हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि कांग्रेस ही जो है वो इसको ठीक से लेके गंभीरता से जाएं, लोगों तक पहुंचे, लोगों को समझाएं। अगला 6, 7, 8 महीना जो है केवल कांग्रेस के लिए नहीं, केवल इंडिया गठबंधन के लिए नहीं, बल्कि पूरे की पूरे भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही क्रूशियल पीरियड है, ऐसा मुझे लगता है। अगर इसमें कांग्रेस सफल हो गई तो समझ लीजिए कि भारत जो है पुनर्जीवित हो जाएगा, और भारत की जो आत्मा है जो 1924 में महात्मा गांधी ने दी थी भारत को अपने कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के दौरान, भारत को अपनी आत्मा वापस मिल जाएगी, ऐसा मुझे अनुमान है। ऐसा मेरा राजीव जी। जी ये अनुमान बिल्कुल आप सही लगा रहे हैं। जरा स्वामी जी आपसे भी समझूं, आप किस हिसाब से, किस रूप में देखते हैं ये जो कुछ भी चल रहा है, और इसमें ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक वो भी तेलंगाना में क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए राजीव जी, एक चीज तो मैंने भिन्नता देखी, जो ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, इसमें सबसे पहले बात की गई जम्मू कश्मीर में हमारे वीर सैनिकों ने जो अपनी शहादत दी है उसको श्रद्धांजलि दी, उनको प्रणाम किया, उनको नमस्कार किया। और दूसरी तरफ दूसरा विपरीत आप बिल्कुल एक दृश्य देखिए, इतना दबाव होने के बावजूद, इतना समाज की उल्हाना के बावजूद एक शब्द उन वीर जवानों के लिए, उन वीर सैनिकों के लिए नहीं लिया जा रहा है, जैसे मणिपुर की महिलाओं के लिए नहीं लिया जा रहा है। देखिए, जो पुलवामा हुआ था, और एक सोनिया जी का बड़ा चर्चित एक बात कही थी और बड़ा इसे भुनाया गया था। मैं राजीव जी आपसे कहता हूं, एक ऐतिहासिक पात्र है, उसका नाम है रक्त बीज। रक्त बीज की यह विशेषता थी कि जहां जहां उसका रक्त गिरता था वहां रक्त बीज पैदा होते थे। मुझे ऐसा लगता है कि भारत उसी पुरातन काल में पहुंच गया है। ये रक्त से बिल्कुल हर्ष में आने वाले लोग हैं। जब पुलवामा में रक्त गिरता है, इनको राष्ट्रवाद इनका पनपता है जी। जब मेरे वीर सैनिकों और जवानों की, और आप याद कीजिए जो तीनों लोग जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनकी पृष्ठभूमि देखिए। एक व्यक्ति जो मरा है, उसके पिता भी सेना में थे, उसके पितामह भी सेना में थे। जो वहां हुमायूं भट्ट ने शहादत दी है, उसके पिता भी IG पद से रिटायर हुए थे। 3 महीने की बिटिया है उसकी। ये रक्त बीज पैदा हो गए हैं देश में, और ये रक्त बीज ऐसे हैं जो रक्त को देखकर, खून को देखकर इनको शक्ति मिलती है। देखिए, मेरे सनातन धर्म में और मेरे देश में, मेरे प्यारे भारतवर्ष में, रक्त को देख के जो हर्ष में आता है, जो खुशी में आता है, मैं उसको सहन नहीं कर सकता। भगवान श्री राम और कृष्ण ने भी ये युद्ध इसलिए किया था जब उन्होंने देखा था कि अधर्म हावी हो गया है, धर्म जो है वो दब रहा है और अधर्म जो है हावी हो रहा है। और अन्यथा भगवान कृष्ण ने कोशिश की थी, अंतिम श्वास तक कोशिश की थी कि रक्त न बहे और लड़ाई न हो। ये लोग रक्त से शक्ति का संचार इनके होता है। ये रक्त बीज पैदा कर दिए हैं इस देश ने 9 साल के अंदर। हमें इन रक्त बीजों का दमन करना होगा। भारत की जो हमारी एक प्रतिष्ठा है, उसको स्थापित करना होगा, और जो हमारा ऐतिहासिक धर्म है, हमारा समाज का धर्म है, सबको मिलजुल कर साथ ले चलने वाला धर्म है, उसको पुनर्स्थापित करना होगा। जी,
समाज को एक साथ ले चलने वाला जो सामाजिक जो धर्म है उसको एक साथ मिलकर आगे ले जाना होगा। और यही बात यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे अपने CWC की बैठक में भी कह रहे हैं। वोटर्स के बीच जाना होगा और सामाजिक न्याय की बात करनी होगी। और जो ताना बाना जो हिंदुस्तान का है वो कैसे बिखर गया है, टूट गया है, उसको जोड़ने की ज़रूरत है। अजय शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूँ, ज़रा एक बार आपसे फिर समझूं अजय जी कि ये बैठक कितना महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि अब इंडिया गठबंधन और इस गठबंधन को लेकर के बहुत बातें होती रही हैं कि ये गठबंधन जुड़ने से पहले बिखर जाएगा, लेकिन यहाँ 17 दल, फिर 26 दल, फिर 28 दल, और कह रहे हैं लोग कि और कई दल आने वाले हैं। दूसरी तरफ NDA, और जो इंडिया को लेकर के अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उनकी पार्टी का रिएक्शन है। अब आखिरी रिएक्शन देखिए, कितने हास्यास्पद चीजें आती हैं। जैसे इंडिया का गठबंधन होता है, मोदी जी घमंडिया कहने लगते हैं, इंडियन मुजाहिदीन से नाम जोड़ दिया जाता है इंडिया का, और उसके बाद आप देखिए कि इंडिया को लेकर के फिर घमंडिया कहा जाता है। उसके बाद आप देखिए कि भारत और इंडिया, इस पे भी चर्चा होने लगती है कि देश का नाम ही बदल दो, और अब इंडिया अलायंस कहा जा रहा है और सारे भक्तगण उसी में लग गए हैं। यहां तक का जो सफर है, क्या इंडिया गठबंधन अगर बीजेपी को, सत्तारूढ़ दल को, उसके समर्थक दलों को और समर्थकों को इतना परेशान कर चुका है कि एक नाम मात्र से इतनी परेशानी हो गई है, तो आने वाले समय में जब चुनाव का वक्त आएगा तो क्या कुछ हो सकता है। और इंडी अलायंस तक का सफर जो है वहां से, हाँ, इसमें तुष्टीकरण भी है, परिवारवाद भी है, इसमें बहुत कुछ, क्विट इंडिया भी है, ये सारी चीजें हैं, जरा समझना चाहता हूं। और उसके बाद आज CWC की बैठक, और इस बैठक में इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने के दावे, वादे, सब कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तमाम लोगों के, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, एक प्रधानमंत्री यदि कहे राजू की जगह रूजी कहे, राजू कहे, कुछ और कहे, तो सब समझ में आता है कि वो कहीं ना कहीं या तो बहुत ज्यादा इंटीमेसी रखता है या इतनी नफरत रखता है कि वो चिढ़ाएगा। तो साहब, यहां यही स्थिति, उसको इतनी परेशानी हो गई है इस नाम से कि वो इंडिया शब्द कहने में डर रहा है। पहले वो INDIA कह के संबोधित किया, फिर उसको घमंडिया बता दिया, अब INDI के बाद में फिर अलायंस करके कर रहे हैं। इस तरह से, जिस तरह से कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि ये सब इतना डर गए हैं कि नाम लेने में डर रहे हैं। अरे भाई, इंडिया कहने में क्या, आपको भी लोग भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, कौन सी परेशानी? कहिए, आपका आपने नाम रखा है तो हम बुला ले रहे हैं। मेरा नाम अजय है, कोई अजय बुलाएगा तो सब, क्या फर्क पड़ता है? अजय का मतलब एक वो भी होता है कि जिसको कोई ना जीत सके, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है यार, उससे आप काहे मरे। ये सब अब उस अजय को और उसके डिफरेंसेस को बताता जो घूमे, इसका मतलब है वो डरा हुआ है, और कमोबेश यही स्थिति है। तो ये डरपोक लोग हैं। आपको याद होगा, आप तो साथी थे मुझे लगता है उस समय, और राहुल गांधी ने कर्नाटक के आसपास कहीं एक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो एक चीज कही थी, या रैली की थी, सॉरी, उस रैली में कहा था ये बहुत डरपोक लोग हैं, और थोड़ा सा यदि आप अड़ के खड़े होंगे और सब ईमानदारी से और चीजों को, मुद्दों को लेके खड़े होंगे तो ये डर के मारे दिखाई नहीं देंगे आसपास। आज हम यही देख रहे हैं, इनकी ये हालत होती है कि इंडिया की मीटिंग होती है, कुछ होता है, उसको इस तरह से करते हैं कि कहीं कुछ कहीं कुछ। तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस से जुड़े हुए तमाम सारे लोग हैं या और उस विचारधारा के लोग, तो उन्होंने भी मजाक मजाक में इन्हें बीजे पार्टी कहना शुरू कर दिया। बहरहाल, मैं ना बीजे कहता हूं ना कुछ और कहता हूं, उनको बीजेपी है तो है, हमें क्या फर्क पड़ता है यार, तुम बीजेपी रहो, भारतीय जनता पार्टी रहो, भाजपा रहो, कुछ और रहो, और आप इंडिया हो, इंडिया रहो, NDA रहो, कांग्रेस रहो या क्या रहो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो मुद्दों को लेके खड़ा होता है, हम उसके साथ हैं।
क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो देश के मुद्दे, जनता के मुद्दे, हम सबके मुद्दे उठाएगा, उसके साथ खड़ा होना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। दूसरी चीज, जब जो पार्टी सत्ता में होती हम उससे सवाल करेंगे, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उससे पूछेंगे आपने क्या क्या बात कही थी कि आप सत्ता में आओगे, करोगे, आप बताओ क्या कर रहे हो और क्या किए, कितने दिन में आपने कहा था पूरे करेंगे और उससे ग्रेस पीरियड कितना आपने लिया और उसके बाद भी नहीं किया, तब बताइए क्या स्थिति है। तो क्यों नहीं सवाल करें? तो यही वजह है कि जो कुछ करते नहीं है, सिर्फ नाम बदलते हैं, नाम का खेलते हैं, उन्हें दूसरों के नाम से भी परहेज है, काम तो कर नहीं सकते हैं, कुछ और कर नहीं सकते, तो उनका चिंतन यहीं पर सीमित हो जाता है, इससे आगे वो सोच नहीं सकते। दूसरी चीज, चूंकि बाय डिफॉल्ट वो चरित्रहीन है और चरित्रहीन होने के कारण उनका चरित्र, जो चाल चरित्र, चेहरे की बात करते हैं लेकिन वास्तव में वही सबसे खराब इन्हीं का है, और इसलिए ये डरते हैं, और जब इतना डरते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं। अब आपका दूसरा जो सवाल कि जिस तरीके से तेलंगाना अधिवेशन में सारी चर्चाएं हुई हैं, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में, उस मीटिंग में तमाम मुद्दों को लेकर के बात हुई है, इसलिए हुई है कि जब देश होगा, लोकतंत्र होगा, सामाजिक समरसता होगी, सब कुछ होगा, तभी तो कोई लड़ाई, कोई राजनीतिक, कोई देश बचेगा। इसलिए जरूरी है कि यदि इंडिया गठबंधन में कहीं पर हमें भी सेक्रीफाइस करना पड़े तो हम तैयार हैं, क्योंकि हमने तो सदैव देश के लिए सेक्रीफाइस किया है, किसी ने किया हो ना किया हो। देश की आजादी के पहले जब 18वीं उसमें बनी थी 1885 में कांग्रेस पार्टी, तो उस समय उसने तमाम सारी चीजें प्लान की थी, उस समय उसने सारे चीजों को पूरा समाहित किया था कि कैसे कैसे हम करके देश के लोगों को हक दिलाने पर काम करेंगे, कैसे उनके लिए काम करेंगे, और सेक्रीफाइस किया। तमाम लोगों ने परेशानियां झेली। आज वो क्रम चलता चला आ रहा है, आज भी कर रहे हैं, आज भी उन्हीं के नेता तो सेक्रीफाइस करते हैं। और बताइए ना मुझे किसने किया है, कौन इस देश के लिए मरा है, किसी पार्टी का एक नेता बता दे। देश के लिए शहादत देने वाली सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी, नहीं तो लोग अपने स्वार्थों में मरे हैं, अपने लिए मरे हैं। तो यह स्थिति, तो यह अंतर है, या इनकी साजिशों में मरे। लेकिन कांग्रेस के नेता हैं जो देश के लिए मरे, इसलिए उन्हें देश की चिंता है। तो वो इंडिया गठबंधन जो बनाया गया, इंडिया का ही है पूरा, गठबंधन की जरूरत ही नहीं क्योंकि अलायंस उसी में जुड़ा है। तो इंडिया जो है वो इंडिया, इस इंडिया को ही रिप्रेजेंट करता है, और जब वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है तो वो इंडिया के लिए कुछ भी करने की सोचता है और वो होता है। चूंकि मदर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस पार्टी है, तो इसलिए वो उसके बारे में और ज्यादा सोचती है। कोई मां अपने बच्चे के लिए गलत नहीं सोच सकती है, चाहे बच्चे कैसे हो जाएं, घर से अलग हो जाएं, टूट जाएं, कुछ हो जाए, उनका बुरा नहीं सोचती है। वो इतना तो करेगी कि कान पकड़ ले किसी बच्चे का, लेकिन बुरा नहीं करती। तो यही वजह है कि कांग्रेस जहां जहां सत्ता में भी रही, उसने इन लोगों का भी बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, जिन्होंने उसका भी बुरा किया उसका भी बुरा नहीं किया। यही खूबी है उसमें, और इसीलिए वो कांग्रेस है, और इसीलिए वो नेहरू गांधी की कांग्रेस, और आज उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो राहुल गांधी कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। तो यह इस बात को दिखाता है कि देखिए, एक बहुत अपर कास्ट का एक राजसी परिवार में पैदा हुआ लड़का है, और एक बिल्कुल दलित पिछड़े परिवार में पैदा हुआ वह व्यक्ति है जिसे उस स्थान तक लेके आई, और इतना सम्मानजनक स्थान तक लाने में कांग्रेस की भूमिका है। तो यह दर्शाता है कि यह कांग्रेस, जहां लोकतंत्र कायम है, जहां आप अपने नेता से सवाल कर सकते हैं, वह कांग्रेस, और वही उन्होंने इस अधिवेशन के द्वारा प्रस्तुत किया है। जी
बिल्कुल, इस अधिवेशन के द्वारा किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, इसकी चर्चा और बहुत कुछ कांग्रेस क्या कुछ कर रही है, देश में क्या कुछ हो रहा है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और खासकर CWC की बैठक से निकल करके क्या कुछ आया है, इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। एक बार आना चाहता हूं फिर से अमलेंदु जी, कैसे अब समाप्त की ओर हम भी बढ़ते हैं और चलते हैं। थोड़ी देर बाद 5:15 बजे रैली होगी, उस रैली को भी आप लोगों के बीच हम पेश करेंगे, जिस रैली में कौन किसने क्या कुछ कहा 5:15 बजे लाइव करेंगे हम। लेकिन उसके बाद 7 बजे से आप मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल देखना मत भूलिए। मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल आज हम आपके सामने पेश करेंगे। कल आपने देखा ओपिनियन पोल राजस्थान का और छत्तीसगढ़ का, तो मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल शाम 7 बजे हम लेकर आएंगे। उससे पहले 5:15 बजे कांग्रेस की एक मेगा रैली तेलंगाना में, वो आपके सामने रखेंगे। और इस वक्त चर्चा कर रहे हैं हम कि कांग्रेस की बैठक से निकली बड़ी खबर, जिस बड़ी खबर की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। सीधा सीधा कांग्रेस ने अपनी इस CWC की बैठक से जो मैसेज देने की कोशिश की है, उसको कैसे देखा जाए? क्या मैसेज आपके नज़रिए से लगता है जो बहुत अहम मैसेज है, इंपॉर्टेंट मैसेज है? अमलेंदु उपाध्याय जी। राजीव जी, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो मैसेज है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के पाखंड को इस CWC की बैठक ने एक तरीके से कहा जाए उजागर किया है। सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारतीय जनता पार्टी जिन जिन मुद्दों को लेकर के पाखंड रचती है, उन सबको बेनकाब करने की कोशिश की गई है। और शुरुआत जो है वो कश्मीर के जवानों में शहादत से जो है वो शुरुआत हुई है, जो पहली चीज आई है। तो सबसे पहला पाखंड भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद है, उसका जो है पाखंड जो है वो खोल करके एक तरीके से बिल्कुल सामने रखा गया है। ये सबसे जो महत्वपूर्ण बात समझी जा सकती है कि यहाँ से शुरुआत हुई है। बाकी जितने भी सारे मुद्दे हैं और खड़गे जी का जो भाषण है, वो सारी चीजें इस तरह संकेत करती हैं, खुला संकेत करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो जनता के असली मुद्दे हैं उनसे विमुख हो रही है और जनता के असली मुद्दों की बात नहीं कर रही है। कल भी प्रधानमंत्री कह रहे थे और आज भी प्रधानमंत्री का वक्तव्य है कि विपक्ष जो है वो सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहता है। फिर विपक्ष खत्म करने से सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। और जैसा कि कपिल सिब्बल ने जो है वो शुभकामनाएं व्यक्त की हैं प्रधानमंत्री के लिए कि आप सच्चे सनातनी बन जाइए, तो यही है कि आप सच्चे सनातनी हैं ही नहीं, तो आपको सनातन धर्म की चिंता क्यों हो रही है? तो कुल मिलाकर के जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी केंद्रित होना चाहती है, उन सारे मुद्दों की पोल खोलने का काम एक तरीके से किया गया है और अपनी बात जो है उन सारे मुद्दों को लेकर के CWC में रखी है। और एक साफ साफ चुनौती भारतीय जनता पार्टी की भी दी है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी हम आपसे 2-2 हाथ करेंगे, मजबूती के साथ 2-2 हाथ करेंगे और लोकसभा चुनाव में तो आपको हराएंगे ही। ये संदेश वहां से दिया गया है CWC की बैठक के जरिए। तो साफ साफ कहा गया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना हमारा लक्ष्य है। तो लक्ष्य जो है वो सिर्फ साफ साफ निर्धारित कर दिया गया है। यानी चिड़िया की आंख जो है CWC की क्या है, वो यही है कि चिड़िया की आंख भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता से बाहर करना है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस एकजुट हो चुकी है और उसकी तैयारी कर रही है। जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आप क्या कहेंगे? CWC की बैठक से क्या कुछ निकल के आया? देखिए, जहां तक अगर ये वाक्य जो है कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे, अगर राजनीति शास्त्र के सारे जो विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि विपक्ष इसी काम के लिए बना होता है, इसलिए विपक्ष को हमेशा गवर्नमेंट इन वेटिंग कहा जाता है। तो ये तो एक सामान्य उसका उद्देश्य है जो पहले से निर्धारित है, परिभाषित है। असली बात यह है कि इसका हौसला जो है कांग्रेस को आ गया है इस CWC की बैठक से, और दूसरा उसको ये कॉन्फिडेंस आया है कि इस मुद्दे पर हम अब जनता को कन्विंस करने की भी स्थिति में है। कुछ ही साल पहले, ज्यादा भी नहीं, 1-1.25 साल पहले भी अगर ये बात कही जाती, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या कोई भी विपक्ष का नेता हो या चाहे गठबंधन हो, तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसके ऊपर मीम्स आ जाते हैं, उसके ऊपर कार्टून आने लगते हैं। अभी तक कुछ समय पहले तक भी हो रहा था कि जब भी 2-4, 8-10 विपक्ष के लोग इकट्ठा होने लगते थे या विपक्ष की कोई बात कही जाती थी तो उसका मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन आज जो है कांग्रेस को यह हौसला आ गया है, 2 चीजों का हौसला आ गया है कि हम जनता को जागृत कर सकते हैं। दूसरा जो उन्हें हौसला आया है वो आया है कि हम इसका नेतृत्व भी कर सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे आजादी के आंदोलन के दौरान बहुत सारी धाराएं थी, लेकिन कांग्रेस को एक रास्ता मिला था गांधी के जरिए कि हाँ, ये रास्ता है जिसके जरिए हम
जो है आजादी हासिल कर सकते हैं। इस विश्वास का लौटना जो है, यही मैं जो बार बार बोलता हूं कि भारत की जो आत्मा है वो लौट रही है। भारत की आत्मा जो है प्रतिरोध की आत्मा है। भारत की आत्मा कभी भी सत्ता की आत्मा कभी नहीं रही है। प्रतिरोध करना जो है वो जो है एक तरह से वो प्रवृत्ति पिछले 7-8-9 सालों में खत्म हो गई थी। ये कह के कि विपक्ष का कोई काम ही नहीं है, कांग्रेस जो है वो अप्रासंगिक हो गई है, कांग्रेस का अब दिन खत्म हो गए वगैरह वगैरह, उसको वापस कांग्रेस ने पा लिया है। इस सीडब्ल्यूसी ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है और वो बहुत बड़े तख्त पे और बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम केवल नेतृत्व नहीं करेंगे, हम केवल एक गठबंधन नहीं बनाएंगे, हम केवल लोगों को जागृत नहीं करेंगे, बल्कि हम सत्ता को हटाएंगे, इस भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को हटाएंगे। और वो सारे प्रोग्राम जो ठहर गए थे, जो प्रगतिशील सरकार के, जो एक वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से सक्षम देश के जो कार्यक्रम थे, एक समतामूलक समाज का जो निर्माण हो रहा था, एक धर्मनिरपेक्ष भारत की जो अवधारणा थी, जो नेहरू, गांधी और अंबेडकर का भारत था, उसे रोक लिया गया था। अब आप देखिए इसमें कांग्रेस ही सक्षम है। आज जो है हमारी जो मायावती बहन जी ने जो है एक ट्वीट किया है, उसमें भगवान विश्वकर्मा के जन्मदिन पर सबको बधाई दी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आज पेरियार साहब का भी जन्मदिन है। तो जबकि उस ट्वीट का मैंने नहीं देखा, क्या पता अगर किया हो तो नहीं कह सकता, लेकिन ये चीजें जो है जो हम अंबेडकर को और इन लोगों को जो भूल रहे हैं, नेहरू गांधी को भूल रहे हैं, उसकी फिर से याददाश्त जो है वो कांग्रेस ने कराई है। और मुझे लगता है कि अब जो है कांग्रेस पूरे अपने गठबंधन के साथ, इस गठजोड़ के साथ बहुत ही मजबूती के साथ जनता के बीच जाएगी और जनता जो है उनको रिस्पॉन्ड करेगी। वो रिस्पॉन्स जो हमने 7 सितंबर को राहुल गांधी के द्वारा, पिछले साल राहुल गांधी के द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा में जो दिखा था, वही कॉन्फिडेंस आगे जाएगा, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी। जी, मायावती जी ने जो आज ट्वीट किया है उसमें पेरियार का नाम नहीं लिखा है, और आज एक के बाद एक 4 ट्वीट हैं, और चारों ट्वीट में पहले विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, और दूसरा ट्वीट उनका जो थ्रेड के रूप में 1 2 3 4 थ्रेड में है, दूसरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 73वें जन्मदिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामना, लंबे उम्र की कामना की हैं, और तीसरा उसमें उन्होंने कहा है कि नए संसद परिसर में आज ध्वजारोहण तथा कल से वहाँ शुरू हो रहे विशेष सत्र की सभी सांसदों को हार्दिक बधाई दी हैं। ये आप देखिए स्क्रीन पे देख रहे हैं, और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि नया संसद भवन जो है वो लोकतंत्र की मजबूती व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा, ऐसी आशा। और आखिरी बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें वो लिख रही हैं, कमर तोड़ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी आदि के अभिशप्त जीवन से मुक्ति तथा आंतरिक व बाहरी सुरक्षा जैसे देश व जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर नई संसद का सत्र अगर समर्पित होता है तो लोगों में उम्मीद की किरण जगेगी। कश्मीर में अफसरों जवानों की शहादत को भी गंभीरता से लेना ज़रूरी, ये लिख रही हैं मायावती जी। पेरियार साहब का नाम नहीं लिया है। बस ये 4 आज की तारीख में यही 4 ट्वीट है। इससे पहले जो मायावती जी का ट्वीट है वो 7 सितंबर को आया था, जन्माष्टमी पे, जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दी थी। लेकिन खैर मायावती जी हैं, और जब हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, लोगों के अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं, हम इन तमाम बातों की चर्चा कर रहे हैं, तो आज ये सारी बातें यहाँ कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस यहाँ कहीं ना कहीं इन मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को उठाते हुए, जरा एक एक कमेंट लेना चाहता हूं, पहले स्वामी जी आपसे और फिर क्लोजिंग कमेंट अजय शुक्ला जी आपसे। जनहित के मुद्दों को बार बार कांग्रेस खींच के ला रही है। देखिए, केयर कीजिए, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं तो 3 मूल मुद्दों के साथ वो निकलते हैं। कहते हैं कि देश में बेरोजगारी, महंगाई और नफरत, इसके खिलाफ कन्याकुमारी से निकलते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं, माफ़ी चाहूँगा। और उसके बाद आज भी जब कांग्रेस कर रही है तो वही बात कह रही है। इन जनहित के मुद्दों पर जो विश्वामित्र तक की जो बातें आती हैं, कैसे देखा जाए, G20, विश्वामित्र और क्या क्या नहीं। जब मोदी जी चाहे मध्य प्रदेश जाते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ जाते हैं या दूसरे राज्यों में, भी लगातार वो घूमने वाले हैं चुनावी राज्यों में, वो या तो अपनी तारीफ करते हुए नजर आते हैं या कांग्रेस को कोसते हुए नजर आते हैं। लेकिन 9.5 साल बीत गए स्वामी जी, 9.5 साल में आप एक बात नहीं गिना सकते हैं कि हमने क्या क्या जनता को दे दिए।
आज भी आप शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं कि हमने ये सब करके दे दिया है। उन मुद्दों को, उन योजनाओं को गिना तो दीजिए। आप बार बार खुद पर केंद्रित और कांग्रेस को कोसने के अलावा तीसरा काम ही नहीं कर रहे हैं। और तीसरी बात जो आ भी रही है तो इंडिया घमंडिया, इंडिया अलायंस, यही सब कह रहे हैं आप। इस पर कांग्रेस CWC की जो बैठक हुई है, जिसमें जनहित के मुद्दे सामने लाए गए हैं, कितना हावी, कितना भारी नजर आ रहे हैं स्वामी जी? देखिए राजीव जी, केवल CWC का मुद्दा नहीं है। देखिए हर परिवार, आप भी पिता हैं, अपने परिवार के मुखिया हैं, मैं भी अपने परिवार का मुखिया हूं। अगर मैं अपने परिवार का हित साध नहीं सकता, अगर अपने परिवार का ध्यान नहीं रख सकता, तो मैं अपने समाज का ध्यान कैसे रखूंगा? मैं अपने देश का ध्यान कैसे रखूंगा? तो जो केंद्र बिंदु है, ये एक प्रकार का ऐसा बिंदु है जो कि अंदर से बाहर की ओर जाता है। अगर मैं अपने देश में, और देखिए मैं मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान राजीव जी क्या समझता हूं, और जो हमारे सनातन मूल्यों में कहा गया है, अगर आप उन विषयों पे नहीं बोल सकते, जब नारियों के अपमान पे आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता, जब देश के वीर जवानों की शहादत पे एक शब्द आपके मुंह से नहीं फूटता, अब आदमी हो या नहीं हो, देखिए कोई भी सामान्य व्यक्ति भी, ये हमारी बेसिक एक कर्टिसी है और एक हमारी श्रद्धांजलि की भावना है, जैसे CWC ने दिखाई। अगर वीर जवानों ने देश के लिए शहादत दी है और किन प्रतिकूल परिस्थितियों में दी है, आपको अगर श्रद्धा सुमन वहां बिखेर देते और अपने ऊपर फूल न बरसवाते, कोई घट जाता? आपके मान सम्मान में कोई कमी आ जाती क्या? मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी के यहाँ कमी होती है, उसका शोक संदेश आप देते हैं, हम तो दुश्मनों के यहाँ भी शोक संदेश देते हैं। अगर किसी के यहाँ मृत्यु हो जाए, कोई इस प्रकार की घटना हो जाए, अपने दुश्मनों के यहाँ भी जाने में हम परहेज नहीं करते और उनको गले लगाने में परहेज नहीं करते, उनको ढांढस बंधाने में। अरे ये तो हमारे देश के वीर सैनिक हैं, हमारे देश की महिलाएं हैं, हमारे 142 करोड़ के आपके वोटर हैं जिन्होंने आपको वोट देके जिताया था। इनसे सांत्वना क्यों नहीं आप दिखा पाते और अपने ऊपर फूल बरसाते हैं? तो देखिए वास्तविकता में तो मुझे ऐसा लगता है ये नर नहीं, वो कौन सा एक कहावत थी, नर पशु समान है और मृतक समान। जी जी जी, क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा अजय शुक्ला जी आपसे। कैसे देखा जाए जनहित के मुद्दों पर उन मुद्दों को थोपने की कोशिश, कहीं ना कहीं जो पिछले 9 साल से जुमले तो बहुत हो गए, जुमला वर्ड इसलिए यूज हम लोग करते हैं, आधिकारिक तौर पे करते हैं क्योंकि सरकार के मोदी जी के ही अपने साथी अमित शाह ने कहा था कि वो तो जुमले थे, इसलिए भी यहाँ कोई गुनाह नहीं है। तो उन जुमलों पर और जुमलों को हावी करने की कोशिश क्या लगातार होती रहेगी? क्या 2024 का चुनाव या अभी आगामी 2023 में जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, ये चुनाव भी जुमलों पर लड़े जाएंगे या मूल मुद्दों पर लड़े जाएंगे? और अगर मूल मुद्दों पर लड़े जाएंगे तो कांग्रेस तो यहाँ काफी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। स्वाभाविक सी बात है। आप देखिए ना कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत बड़ी बात कही CWC में कि आज संविधान बचाने की चुनौती है, SC, ST, OBC, महिलाओं, गरीबों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बचाने की चुनौती है। तो कांग्रेस ने अपने 138 साल के इतिहास में इन सारी चुनौतियों से लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेगी। उसके लिए कैसे किया जाए, कितना उसने किया, किस हालात में देश था, कहां लाकर उन्होंने छोड़ा था, आपने क्या किया, उल्टा पीछे ले गए, इस हालत में है। आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल्स पे चल रहा है कि इस देश के 80 करोड़ गरीबों को आखिर किसने गरीब अन्न वो दिया। अरे शर्म से डूब मरो। मैंने तो उस ट्वीट पे रिप्लाई में लिखा है कि इस देश का वो महान प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी है, जिसने इस देश के 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया, आपके 5 किलो अनाज की दया पर जीने के लिए विवश कर दिया। तो आप सोचिए, शर्म आनी चाहिए आपको, लेकिन साहब ये शर्म आती नहीं है इनको। तो शर्म तो आएगी नहीं, तो फिर लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। और वही लड़ने की रणनीति जो है मुझे लगता है CWC की मीटिंग में तय हुई है कि कैसे हम जनता के मुद्दों को लेके जाएंगे, इस देश के मुद्दों को लेके जाएंगे और
जनता उस पर यकीन करेगी, क्योंकि उसके जो सामने पर्दा डाला गया है झूठ का, उस पर्दा को जाके कांग्रेस के जन जो है लोगों को बताएंगे। अब ये जिम्मेदारी लीडरशिप की नहीं है, ये जिम्मेदारी अब कार्यकर्ताओं की है, हमारी, आपकी है, सबकी है, इस देश के हर नागरिक की है, क्योंकि देश हम सबका है कि हम सच्चाई तो बताएं और सच बताना है, सिर्फ झूठ नहीं बोलना है, जुमले नहीं बोलने हैं, कोई कहानी नहीं गढ़नी, बस यही करना है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जी राजीव जी बिल्कुल, ये हम सब की जिम्मेदारी है, कम से कम झूठ जुमले इन सब से इतर इस देश के जो मूल मुद्दे हैं वो सामने आए, सच की आवाज़ बुलंद हो, देश से गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, नफरत ये सब दूर हो। ये आम जनता की उम्मीदें पहले भी थी, आज भी हैं, और इन्हीं मुद्दों पर आप ये तय मानिए कि आगे आने वाले समय में चुनाव लड़े जाएंगे। आखिर आपके जेब में कुछ रुपए हों, आपके पेट में कुछ दाने हों, आपके चूल्हे जलाने के लिए गैस और पकाने के लिए किचन में कुछ सामग्री हो, ये सब की ज़रूरत रहती है। और ये अगर नहीं है तो आप कितना भी धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पे लड़ते रहिए, उत्तर दक्षिण करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, कुछ भी काम नहीं आने वाला। विश्व मित्र बन जाइए, विश्व गुरु बन जाइए, कुछ और बन जाइए, ये सब कुछ भी काम नहीं आने वाला। जब तक आप और हम कुशल नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, मूलभूत सुविधाएं हमें उपलब्ध नहीं होंगी। इस देश ने कोरोना काल में देखा, 2 बार की जो लहर थी, उस लहर में देखा कि मूलभूत सुविधाओं से, खासकर स्वास्थ्य के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एम्बुलेंस हैं, इन सब से हम कितना ज़्यादा आज भी, इन सब की कितनी कमी है, वंचित हैं। ये सब तो सोचना होगा। और जो सरकार इसको नहीं सोचती है तो आने वाली पीढ़ी दूसरी सरकार बना देती है, और शायद आने वाले समय में हम यही देखने वाले हैं। इस चर्चा को समाप्त करूं उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अजय शुक्ला जी, आपका क्लोजिंग कमेंट।